एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन क्या होता है? ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कि किसी पेशेंट में जब हम इसको बोलते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, किसी पेशेंट में जब ज़रूरत होती है वो सांस नहीं ले पाता है किसी कारण से, चाहे वो ऑक्सीजन का डिफेक्ट है कि पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, जैसे कि COPD में होता है, एज़मा में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो सबसे कॉमन कॉज होते हैं इंट्यूबेशन के। और क्या इंडिकेशन होते हैं कि कई बार पेशेंट OT में जाता है, तो एक हेल्दी पेशेंट जिसको कि OT कराना है तो उसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ती है। और क्या कॉज हो सकता है? सारे ACLS में, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया उसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत होती है। तो इंट्यूबेशन का इंडिकेशन समझ गए कि ठीक है, किसी का ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं हो रहा है या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, दो मेन इंडिकेशन है। बाकी CPR में यूज़ करते हैं, अगर कोई ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, रेस्टलेस है, एजिटेटेड है और अपना एयरवे मेंटेन नहीं कर पा रहा, ये भी एक कॉज है। किसी का ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो गया, मतलब माउथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। बच्चों में कॉमन कॉज क्या होता है कि बच्चे मुंह में कुछ खा लेते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का इंडिकेशन। तो ये सारे इंडिकेशन हो गए, ठीक है, जिनमें कि हमें ट्यूब डालनी पड़ती है। ट्यूब नहीं डालेंगे तो क्या होगा? नहीं डालेंगे तो 6 मिनट के अंदर में ब्रेन फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। हमारे शरीर में 6 से 7 मिनट का सप्लाई रहता है ऑक्सीजन का ब्रेन को देने के लिए। जैसे ही वो 6-7 मिनट बीत जाएगा ब्रेन डेथ हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हाइपोक्सिक इंजरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी। तो वो 6 मिनट के डिफरेंस में एक इसके रिगार्डिंग में एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक कलीग था, वो कार्डियक सर्जन था, ठीक है, वो लोग पिकनिक में गए थे। उसका छोटे भाई को ना एक छोटी सी मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, तो वो जंगल में थे, तो मधुमक्खी ने काट लिया, उसको एलर्जी हो गया, एनाफाइलेक्सिस। अब गाड़ी में तो सामान रहता नहीं है, जब तक वो हॉस्पिटल में आया उसके भाई का ब्रेन डेथ हो गया था, इतना एयरवे इडिमा हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन, जो मैंने बताया ना ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो कंप्लीटली वो बच्चा बच नहीं पाया था, ठीक है, मुश्किल से 14 साल 15 साल का बच्चा था। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसको शायद कोई एक, अगर रास्ते में उसको वैसा कोई मिल जाता जो ट्यूब डाल देता तो शायद वो बच जाता, लेकिन उसको रास्ता में मिला ही नहीं, क्योंकि उसका नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था वो उतना डिस्टेंस पे था। तो इंट्यूबेशन एक ऐसा चीज़ है जो हॉस्पिटल सेटिंग में ही हो सकता है, या फिर अगर आपके पास एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाला एम्बुलेंस आता है, उसके पास सब ये सारी चीज़ें रहती है तो हो सकता है। अब आइए ICU में। ICU में क्या होता है कि हर रोज हम लोग 2-3 इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर मेरे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि चीज़ें टाइम पे मिले। अगर चीज़ टाइम पे नहीं मिलेगी तो जो 6 मिनट का जो गैप मैं बता रहा हूँ ना, 6 मिनट में ब्रेन डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, हाइपोक्सिक इंजरी स्टार्ट हो जाती है, वो 6 मिनट ICU पेशेंट्स के लिए या इमरजेंसी में और कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 2 से 3 मिनट हो जाता है, क्योंकि बॉडी ने ऑलरेडी रिजर्व खत्म कर दिया ऑक्सीजन का, ठीक है। तो वो 2 मिनट के टाइम में हम लोगों को टोटली पेशेंट को इंट्यूबेट करके ऑक्सीजन स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों से ये रहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पास में रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब शुरुआत होती है, कोई पेशेंट आता है जो आपको लग रहा है कि अरेस्ट लाइक सिनारियो है, जो आप पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये? IV कैनुला। आप लोग बोलेंगे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में इसका क्या ज़रूरत है, राइट? बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बिना दवाइयों को इंट्यूबेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्यूबेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्ट सही करोगे तो शायद लैंडिंग सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अनडाउटेबली बाकी सब की चीज़ें बहुत ज़रूरत है, बट सबसे पहले एक अच्छा IV एक्सेस होना चाहिए। अच्छा IV एक्सेस का ये मतलब होता है कि फ्लूइड चल रहा है उसमें, ताकि ड्रग जाए। 90% ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है, या मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि कैनुला होता है, काम नहीं करता है, ठीक। ICU इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वार्ड में चले जाओ, कभी हम लोग कोड ब्लू देखने कहीं ER में जाते हैं, तो ये कैनुला नहीं मिलता है, हमें फिर डालना पड़ता है। तो उससे क्या होता है? टाइम वेस्टेज होता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट को इंट्यूबेशन में। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, ये इसके बिना तो इंट्यूबेशन होगा ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं लेरिंगोस्कोप का ब्लेड, और इसको बोलते हैं हैंडल और ब्लेड। इसके अंदर बैटरी रहती है, हमेशा चेक करना है, जो भी शिफ्ट में रहेगा उसको चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ऐसे करके हम इसको लॉक करते हैं और ये लाइट आती है। अगर ये लाइट नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अंदर जाएंगे तो अगर वहाँ पे अंधेरा रहता है,
अगर दिखेगा नहीं और बहुत ही कंजेस्टेड एनवायरनमेंट रहता है अंदर में, अगर दिखेगा नहीं तो हम लोग ट्यूब नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शनिंग लेरिंगोस्कोप और ब्लेड के साथ में होना चाहिए। अगर ये फंक्शनिंग नहीं होगा तो कभी भी पेशेंट का ट्यूब नहीं जाने वाला है। इसके ब्लेड्स जो है अलग अलग साइज़ के आते हैं, 3 साइज़, 4 साइज़, 5 साइज़, पीडियाट्रिक वाले और छोटे साइज़ के आते हैं, एडल्ट्स वालों का अलग अलग साइज़ रहता है। तो कम से कम 3 और 4 साइज़ को एडल्ट को इंटूबेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा 3 और 4 साइज़ का इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये देखिए छोटे साइज़ का और एक ब्लेड आ गया। इसके बाद ट्यूब, ठीक है, इसके बिना नहीं डाल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा ट्यूब यूज़ करते हैं? साइज़ 7 और साइज़ 7.5, 8, ठीक है। कहा जाता है नॉर्मल एडल्ट साइज में 7.5 स्टैंडर्ड माना जाता है, 8 अगर कोई मेल वैसा है। इंडियन वेस्टर्न कंट्रीज़ में एडल्ट्स में 8 डालते हैं, फीमेल्स में 7.5 डालते हैं। इंडियन एथनिसिटी थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम लोग 7 और 7.5 डालते हैं। डजेंट मैटर, कोई भी आदमी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इससे इंपॉर्टेंट बात, इस 7.5 होता क्या है? मैं बोल तो दिया, आप लोगों ने सुन भी लिया 7.5 क्या होता है। ये होता है इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ये अगर हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब का ये साइज है तो इंटरनल जो डायमीटर होगा वो 7.5 होगा। हमारे ट्रेकिया का डायमीटर कितना रहता है? लगभग 10 to 20 mm तक रहता है, 14 to 18 mm तो मिनिमम रहता है, ठीक है। तो 18 mm में हम सिर्फ 7 mm का ट्यूब डालते हैं, ठीक है। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये इसको कहते हैं बूजी, ठीक है। बूजी नहीं, ये स्टिलेट है, ठीक है। यहाँ पे बूजी ये है, सॉरी। तो बूजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि आगे में ये एंगुलर होता है, ठीक है। ये एंगुलर क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ट्रेकिया होता है वो आगे रहता है, उसके पीछे इसोफेगस रहता है। तो जब हम लोग एयरवे में लिफ्ट करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है कि आगे क्या है। कई बार एपिग्लोटिस ऐसे झूला रहता है और हमें पता नहीं चलता है कि वोकल कॉर्ड्स है कहाँ पे। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, ब्लाइंडली बस उसको ऊपर जाके डाल देते हैं और इसके ऊपर रेल रोड कर देते हैं। तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में बूजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 90% ऑफ द लोग जो कंफ्यूज करते हैं इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं, स्टिलेट और बूजी में, ठीक है। बेसिक डिफरेंस, स्टिलेट हार्ड होता है, बूजी भी रिलेटिवली हार्ड होता है। आइडियली इसको यूज़ करने से पहले कहा जाता है रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये टाइट रहे, थोड़ा सा हार्ड रहे, ताकि हम इंट्यूबेशन अप्रोप्रिएटली कर पाए। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है और इसको बोलते हैं लेरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है, LMA बोलते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये भी अलग अलग साइज का आता है। कभी भी इंट्यूबेशन हो, इंट्यूबेशन ट्रॉली में इसका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमें इंट्यूबेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब हम लोग फेल हो सकते हैं, ठीक है। एयरवे एनाटॉमी ऐसी चीज़ है कि कोई भी कभी भी फेल हो सकता है, ठीक है। मैं 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, कोई 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस रखता है, लेकिन जब डिफिकल्ट एयरवे होता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इन दैट केस ये हमारी भी जान बचाता है और पेशेंट की जान तो बचा ही देगा ये, ठीक है। तो ये लेरिंजियल मास्क एयरवे होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एज ए रिससिटेटिव मेजर, कि अगर ट्यूब नहीं जाती है तो इससे हम लोग वेंटिलेट कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, इससे हम लोग प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं कि पेशेंट को, ये 3 पार्ट का होता है। ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई देता है, ये इसका रिजर्वर बैग हो गया, इसको हम लोग अम्बू बोलते हैं, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, और इसको मास्क बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग BLS करते हैं, ACLS करते हैं, उस वक्त भी हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसी से पेशेंट को जो कंप्रेशन इस टू वेंटिलेशन आप लोग पढ़ते हो, ये वेंटिलेशन इसी से किया जाता है, ठीक है। तो 30:2 का रेशियो में 2 इसी का रोल है, 30 आपके कंप्रेशन का रोल होता है, ठीक है। जब भी हम लोग पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे होते हैं तो प्री ऑक्सीजनेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्री ऑक्सीजनेट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग पेशेंट को लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, हो सकता है 30 सेकंड जाए, एक्सपर्ट हैंड को 10 सेकंड चाहिए होगा, डिफ़िकल्ट हुआ तो 30 सेकंड चाहिए होगा, 40 सेकंड चाहिए होगा। तो इन दैट केस बॉडी का रिजर्व, जो ऑक्सीजन का रिजर्व है, उसको बढ़ाने के लिए प्री ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्री ऑक्सीजनेशन करता है। तो इन सारी चीज़ें होनी चाहिए कोई भी पेशेंट जब इंट्यूबेट हो रहा है, और जब इंट्यूबेट होगा उसके बाद ये कैथेटर माउंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हो गया बेन सर्किट। इधर पेशेंट के पास अम्बू बैग हो या फिर बेन सर्किट हो, दोनों में से एक चीज़ रहना चाहिए, आइडियली दोनों रहना चाहिए। तो बट एक चीज़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है, तो बेन सर्किट का भी प्री ऑक्सीजनेशन में रोल है, ठीक है। और इसको बोलते हैं HME फिल्टर, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। इसका क्या रोल है?
ये जो सिरिंज है, हाँ, बिना इन्फ्लेट किए ट्यूब का कोई रोल ज़्यादा होगा नहीं, आप ऑक्सीजनेशन नहीं कर सकते हो, तो हमेशा इंट्यूबेशन के टाइम में एक सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों को ये समझना है कि पेशेंट को तो हमने देख लिया, इंडिकेशन हमने समझ लिया, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी समझ लें। अब जब पेशेंट को हम लोग पोजीशन करते हैं तो पोजीशन कैसे करेंगे? पोजीशन करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सारे पेशेंट में एक बराबर इंट्यूबेशन तो होता नहीं है, कोई नॉर्मल होगा, कोई बहुत इजी होगा, कोई सुपर इजी होगा, कोई डिफ़िकल्ट होगा। तो डिफ़िकल्ट वाले कौन से होंगे? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट की दाढ़ी है, पेशेंट के बक टीथ है, निकला हुआ है, ठीक है। नेक किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, ठीक है, नेक कैसा है उसका ये देखना है। एक कॉमन निमोनिक है 332, जैसे कि यहाँ मेंटल प्रोट्यूबरेंस से हायोइड बॉइंट का डिस्टेंस जैसे 3 फिंगर्स नॉर्मली होना चाहिए, किसी का कम होगा तो उसका डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगा। हायोइड बॉइंट से थायराइड कार्टिलेज का अनदर फिर 3 फिंगर्स का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 332 का वो एक आप उंगली से भी देख सकते हो कि ये वाला और यहाँ पे जो हमारा ये बोन होता है उसका 3 फिंगर से ज़्यादा हुआ मतलब आसान है, अगर कम हुआ तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये एक होता है। मलम पट्टी ग्रेडिंग एक होता है, या फिर बाकी सब हमारे ग्रेडिंग्स होते हैं, जैसे कॉर्मेक लिहानी का ग्रेड होता है, तो वो सब ग्रेड हम लोग अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। वो आप लोग को उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ सबको नाम पता होना चाहिए कि मलम पट्टी ग्रेडिंग होती है जो ये बताता है कि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के चेहरे में कोई मांस है, ट्यूमर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो सारे केस में हमें डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है। उसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को हमेशा फ्लैट लाइंग पोजीशन में करना चाहिए। जो इंट्यूबेशन का पोजीशन होता है उसको स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं। स्निफिंग पोजीशन में क्या होता है, नेक का एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट में एक्सटेंशन होता है और लोअर नेक में फ्लेक्शन किया जाता है, ठीक है। एक तकिया आता है पिलो टाइप का जिसको पॉपिट्स पिलो बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर का ऊपर वो इतना मोटा पिलो होता है, उसको नेक के वहाँ रखा जाता है, उससे इंट्यूबेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो वो एक पिलो की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो पेशेंट का पोजीशनिंग होता है वो क्यों किया जाता है, स्निफिंग पोजीशन में क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो हमारा एक्सिस है, ओरल एक्सिस, फेरेंजियल एक्सिस और लेरेंजियल एक्सिस, ये तीनों को एक साथ मिला के ताकि वोकल कॉर्ड्स दिख जाए, ठीक है। तो वो एक्सिस ज़रूरी होता है। और लास्टली जब हम इंट्यूबेट कर देते हैं तो डेफिनेटली फिर वेंटिलेटर पे डालना होता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ऐसे केस में? कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि कई बार ट्यूब लंग्स में ना जाके इसोफेगस में जा सकती है, ठीक है। इन दैट केस सैचुरेशन इमीडिएटली नीचे गिरेगा, आप उसको एड्रेस करोगे, ठीक है। दूसरा, दांतों में चोट आ सकती है, बहुत से बार टीथ ब्रेकिंग ऑफ द टीथ होता है तो टीथ ब्रेक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इंट्यूबेशंस के। तो ये सारी चीज़ों को कोशिश किया एक्सपर्ट हैंड्स में जनरली नहीं होता है, बट जब डिफ़िकल्ट होता है तो किसी से भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इंट्यूबेशन के, और जिसको कि हमें अवॉइड करना चाहिए। तो बस इतना ही है। इंट्यूबेशन में जब भी हम पेशेंट को देखें सारी चीज़ें अरेंज करें और पेशेंट की जान बचाएं हर बार, क्योंकि टाइम बड़ा कम रहता है। अभी मैं आप लोग को इतना डिटेल में समझा पा रहा हूँ क्योंकि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ये एक डायर इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है। हम लोग इसलिए हड़बड़ी नहीं करते कि भाई हमें कहीं जाना है, बट इसलिए हड़बड़ी होती है कि पेशेंट के दिमाग को ऑक्सीजन कम हो रहा है, उसको हाइपोक्सिया से बचाना होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।